आजकल देख रहे हो, पेशवा बाजीराव पहला, इनकी गणना सबसे अच्छे सेनानी में की जाती है। दुनिया में आज तक जितने सेना धुरंधर हुए उसमें सबसे अच्छा सेना धुरंधर ये पेशवा बाजीराव करके जाना जाता है। केवल 40 वर्ष के आयु में इसने 26 लड़ाइयों में हिस्सा लिया और उनका रिकॉर्ड ऐसा है कि उन्होंने एक भी लड़ाई हारी नहीं और सभी लड़ाइयाँ उन्होंने निर्णायक तरीके से जीत लिया और अपने शत्रु को खदेड़ दिया। पेशवा बाजीराव पहले का महत्व मराठे के इतिहास में बहुत बड़ा है, क्योंकि इन्होंने मराठी साम्राज्य की नींव रखी। मराठी सत्ता जो छत्रपति शिवाजी ने शुरू की थी, शिवाजी का जन्म 1630 का, मृत्यु 1680 का। 1680 के बाद 27 साल तक महाराष्ट्र में या पूरे साउथ इंडिया में मराठों ने मुगलों के साथ, औरंगजेब के साथ, आलमगीर के साथ लड़ाइयाँ की और मुगल साम्राज्य उनके नींव से हिला दिया और उसका पतन हो गया। 1707 में औरंगजेब अहमदनगर में मर गया। आज अहमदनगर के बगल में उसका मकबरा है। उसके बाद उसके जो साथ वाले थे, उसके बेटे थे, उसके पोते थे, उनमें आपस में दिल्ली के राजगद्दी पे कौन बैठेगा इसके लिए होड़ लगी और वो सब महाराष्ट्र छोड़ के दिल्ली जाने लगे। जैसे वो दिल्ली जाते थे तो शाहजहां मुअज्जम जो था उसने आलमगीर द्वितीय, आलमगीर दूसरा करके वो पद हासिल किया और वो दिल्ली जाने लगा। अब उसके साथ संभाजी का बड़ा लड़का था जो शाहू करके जाना जाता था, उसका नाम था शिवाजी। लेकिन तभी ये था कि भाई अपने ग्रैंडफादर का नाम पोते को दिया जाए, तो उसका नाम शिवाजी रखा था तो उसको शाहू बोलते थे। वो अपने बचपन से औरंगजेब के कैद में था, उसको आलमगीर दूसरा ने छोड़ दिया। उससे वचन लिया कि तू मुगल साम्राज्य को सताएगा नहीं, उनको रक्षा करेगा, और वो वापस आ गया। जैसे वो वापस आ गया, यहाँ शिवाजी का द्वितीय पुत्र राजाराम वो मर चुका था, लेकिन उसकी विधवा स्त्री तारा रानी, उसने 8 साल तक औरंगजेब को अच्छी तरह से लड़ाई में बंद करके रखा था। तो जैसे ही वो वापस आ रहा था, यहाँ मराठों में 2 पार्टीज हो गई। एक तारा रानी की पार्टी हो गई, दूसरी बड़े लड़के का लड़का है तो उसका पक्ष लेना चाहिए, राजगद्दी उसको मिलनी चाहिए, ऐसा करके कुछ लोग वहां चले गए। बाजीराव के पिताजी जो थे बालाजी बल्लाळ, वो शाहू के पक्ष में चले गए और उन्होंने काफी मराठा सरदारों को इकट्ठा किया। उसमें सबसे बड़ा सरदार था कान्होजी आंग्रे कि जो आरमार संभालता था। वो आने के बाद शाहू का महाराष्ट्र का स्थान पक्का हो गया। हाँ, हालांकि कोल्हापुर और शाहू इन दोनों में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, काफ़ी झगड़े हुए, लेकिन बालाजी बल्लाळ ने शाहू को यहाँ छत्रपति पद देने के लिए बहुत काम किया और वो अचानक अपने युवा आयु में ही मर गया। तभी बाजीराव केवल 16 साल का था। बाजीराव का जन्म 1700 का कोंकण में श्रीवर्धन में हुआ। 16 साल आयु के 7वें वर्ष में वो सासवड़ आया था। सासवड़ में उसकी शिक्षा हो गई और बाद में वो जब पूना आया, सासवड़ में बालाजी बल्लाळ पुरंदर के पास काम करते थे। पुरंदर से वो शाहू के पास चले गए। तो बाद में जब बाजीराव बल्लाळ
पेशवा बाजीराव बड़ा हो गया और उसने पूना में अपना खुद का बड़ा मकान बनवाया, तो उसने पुरंदरेवाड़ा जो है सासवड़ में, डिट्टो शनिवारवाड़ा वैसा का वैसा ही बनाया। आज भी आप अगर सासवड़ जाते हो, पुरंदरेवाड़ा देखते हो, तो आपको लगेगा आप शनिवारवाड़ा देख रहे हो, लेकिन ये बात उल्टी है कि शनिवारवाड़ा इज अ रिप्लिका ऑफ पुरंदरेवाड़ा इन सासवड़। ये बाजीराव बल्लाळ जो है, ये जाने के बाद पेशवा पद का वस्त्र, पेशवा पद का मान पहले बाजीराव को मिल गया। केवल 16 आयु थी और उसके कंधे के ऊपर बड़ी भारी जोखिम आ गई और उसने ये जोखिम बड़ी अच्छी तरह से निभाई। यहाँ तक की निभाई कि इसने कुछ ही साल में दिल्ली अपने हाथ में ले ली और मराठो दिल्ली का कारोबार करने लगे। यहाँ से 1716 से 1740 तक का बाजीराव का जो जीवन है, वो जीवन एक पिक्चर जैसा है। लड़ाइयाँ, लड़ाइयाँ और लड़ाइयाँ, बाकी उसको स्थैर्य कुछ नहीं था। उसने सबसे पहली लड़ाई जिसमें उसका नाम हो गया वो है महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में चिखलठाणा करके जगह है। जो आप लोग महाराष्ट्र के हैं, आपको मालूम रहेगा चिखलठाणा कहाँ है। औरंगाबाद से थोड़ा सा आगे वो उत्तर की ओर चिखलठाणा आता है, बुरहानपुर के पहले चिखलठाणा में निजाम जो था, वो निजाम ने मराठी सत्ता को ललकारा और वहाँ वो चिखलठाणा में बाजीराव ने केवल उसके साथ 7,000 की फौज थी और इसके निजाम के पास 50,000 की फौज थी और वहाँ वो लड़ाई में बाजीराव ने निजाम का पराभव किया। निजाम ने उसको 30 लाख रुपए का मुल्क वापस दे दिया कि ये जो मैंने मराठों का लिया था ये आप वापस ले लो। बाजीराव ने वो ले लिया और बाजीराव का नाम इसमें हो गया। आपको एक थोड़ा सा छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मराठों को जो औरंगजेब से लड़ने का तरीका था वो गनीमी कावा बोलते हैं कि भाई जितने फास्ट गनीम के नजीक आ जाओ, एनिमी के नजीक आ जाओ, उसके ऊपर झड़प मारो और वो जैसे ही उसमें से संभल जाता है उससे पहले वहां से निकल जाता है। औरंगजेब का छावनी जो थी, बड़ी छावनी होती थी, 2-3 कोस दूर, 1 कोस यानी 2 माइल, इतनी बड़ी छावनी होती थी। 1.5 लाख सैनिक वहां रहते थे। हाथी, घोड़े, ऊंट, तोपखाना, सब कुछ वहां एक साथ रहता था। बादशाह का ये बीच में रहता था। पूना से काफी नजदीक जो घोड़ नदी है, जो हम लोग भीमाशंकर की तरफ जाते हैं, तो भीमाशंकर जो 5 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, भीमाशंकर की तरफ जाते हैं, वो भीमाशंकर के यहाँ घोड़ नदी के किनारे औरंगजेब की छावनी वसी हुई थी और वो छावनी के ऊपर एक रात मराठों ने हमला किया। जैसे ही छावनी तैयार हो रही थी, मराठे ने जितना हाथ में आया सामान वो लिया और मराठे वहां से भाग गए। छावनी बादशाह तक खबर गई कि मराठों का हल्ला हो गया। तब तक सब सरदार लोग वापस आने चालू हो गए। सरदार लोग वापस आना चालू हो गए और सबने आलमगीर के सामने, बादशाह के सामने बोलना शुरू किया, खाविन मराठों का हमला आया था, बड़ा जोर का हमला हुआ, लेकिन हमने बहुत शिकस्त की, इसने ऐसा पराक्रम किया, उसने ऐसा पराक्रम किया, और मराठे भाग चले। अब औरंगजेब बहुत खुश हो गया। औरंगजेब ने कहा, ठीक है भाई, जिसने जो पराक्रम किया उसको पैसे दे दो, ये नौबत चलाओ, जीत गई का ये करने के लिए नौबत बजाओ, फकीरों को जो पैसे बांटो, खिल्लत दे दो। सब कुछ हो गया। औरंगजेब के दरबार में एक खवासनीस था जो रोज दरबार में क्या होता है वो लिख के रखता था। उसका नाम है खाफी खान। ये खाफी खान ने लिखा, ये चोर, लुटारू, दरोडेखोर मराठे अंधेरे में एक चूहे जैसे आए और चूहे जैसे भाग गए।
ऐसा उसने लिख के रखा वो लड़ाई के बारे में। उसके बारे में सर जदुनाथ सरकार करके बहुत बड़े इतिहासकार है, ये मैं हकीकत आपको बोल रहा हूं, 1700 की हकीकत बोल रहा हूं, 1702 की हकीकत है। सर जदुनाथ सरकार ने लिख के रखा है कि ये खाफी खान है, ये केवल आगे के 20 साल जिंदा रहना चाहिए था। यानी ये चोर, लुटारू, दरोडेखोर मराठे चूहे जैसे कहां भागे और कहां तक भागे ये उसको पता चलता था, क्योंकि आगे वाले 20 साल में, 20-25 साल में मराठे घोड़ नदी से जो दौड़े वो सीधा दिल्ली जाके रुके। 1707 में औरंगजेब मारा गया, औरंगजेब मर गया, वो उसका उम्र काफी हो गया था, 87 साल की उम्र हो गई थी। 87 से वो मर गया। यहां मराठों का साम्राज्य दिन ब दिन बढ़ते गया। बादशाह ने पहले निजाम को भेजा, बाद में नासिर जंग को भेजा, बाद में बंगश को भेजा। ये बंगश जो है, मोहम्मद खान बंगश बोलते हैं उसको, ये बादशाह का वजीर था दिल्ली में। वो बड़ा फौज लेके यहां आया, लेकिन आते आते यहां जो ये एरिया है, ये मालवा और बुंदेलखंड, मालवा और बुंदेलखंड तभी भारत के सबसे सघन एरिया में माने जाते थे, क्योंकि यहां ये जमीन ऐसी है कि यहां आप भले पत्थर भी लेके डालो तो उग जाता है। इतनी अच्छी फसल आती थी, तो यहां से मुनाफा ज्यादा मिलता था, टैक्स ज्यादा मिलता था। तो यहां छत्रसाल बुंदेला का ये राज्य का हिस्सा था। तो छत्रसाल बुंदेला, तभी ये छत्रसाल बुंदेला कौन है? ये छत्रसाल बुंदेला है शिवाजी का समकालीन। ये शिवाजी जब भी है पुरंदर के इसमें, तभी छत्रसाल बुंदेला केवल 16 साल का था। और ये कहा जाता है कि छत्रसाल बुंदेला और शिवाजी का आमने सामने बातचीत हुआ है और शिवाजी ने उसको प्रेरित किया है, तू एक राजपूत है, तू यहां क्या कर रहा है, तू अपने मुल्क में जा और मुसलमान रियासत के अगेंस्ट में बगावत कर और अपने लोगों को उनके इससे छुड़ा। और वो वहां से वापस आया है और वापस उसने वो ये किया है, वो अपना जागीर खड़ा किया है। ये छत्रसाल बुंदेला जो है, ये तभी बहुत बूढ़ा हो चुका था। 1674 से वो तब तक 1720 तक काफी बूढ़ा हो चुका था। और मोहम्मद खान बंगश का उसके ऊपर सवारी आया। मोहम्मद खान बंगश का इधर सवारी आया, उसको 3 पुत्र थे, लेकिन वो इतना कर्तव्यकार तो थे नहीं कि जो मोहम्मद खान बंगश का सामना करे। इसके लिए उसने बुंदेलखंड से उसको बाजीराव को खत लिखा। कि खत में क्या लिखा था? खत में एक उपमा दी थी कि भाई जैसे मगरमच्छ ने पांव पकड़ने के बाद गजेंद्र हाथी जैसे तालाब में फंस जाता है, वैसे मैं ये बंगश के सामने फंस गया हूं। अब तू बाजी, तू आ और मेरी लज्जा का रक्षण कर। कहा जाता है जब बाजीराव को वो खत मिला तो बाजीराव खाना खा रहे थे। जैसे ये खत मिला, बाजीराव तुरंत वहां से निकले और केवल 5000 का सेना लेके, पूना कहाँ है और बुंदेलखंड कहाँ है, पूना से बुंदेलखंड केवल 11 दिनों में बाजीराव यहां पहुंच गए। और मोहम्मद खान बंगश उसको समझ में आने के पहले बाजीराव के सेना ने उसके ऊपर झड़प मारी, उसको नेस्तनाबूद कर दिया और वो भाग चला। वो दिल्ली भागने के बाद यहां छत्रसाल बुंदेला ने बाजीराव को बहुत आदर सत्कार किया और बाजीराव को अपना चौथा पुत्र माना। चौथा पुत्र मानने के बाद अपने राज्य के उसने 4 हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा उसने बाजीराव को दिया, जो सागर और विदिशा का हिस्सा। वो बाजीराव को मराठों का पहले ये मिला। उससे पहले मराठों ने नर्मदा पहले ही क्रॉस कर ली थी, पूरा गुजरात
मराठों ने क्रॉस कर लिया था। वो नर्मदा क्रॉस कर पूना से नर्मदा क्रॉस करने वाला पहला मराठी वीर था खंडेराव दाभाडे। उसके बाद दामाजी गायकवाड़ आए, उसके बाद होलकर आए, उसके बाद शिंदे आए। ये कौन थे? ये सादे आम अपने जैसे काम करने वाले थे, आदमी थे। लेकिन बाजीराव और शाहू ने एक एक आदमी को चुना, उसके ऊपर कुछ जवाबदारियां दी और वो हर एक ने अच्छी तरह से अपनी जवाबदारी संभाली और उसकी वजह से धीरे धीरे हर साल मराठी साम्राज्य का विस्तार होते गया। मोहम्मद खान बंगश का पराभव करने के बाद बाजीराव के ऊपर और एक सरदार चल के आ गया। बाजीराव ने उसको सामने जैसे वो आ रहा था, वो जो रास्ते से आ रहा था, उसको पूरा सेना लेके बाजीराव ने उसको आगे आने दिया और अपना कैवलरी लेके। मुसलमान सैनिक कैसे आते थे? उनके पास कैवलरी रहती थी, हाथी रहता था, ऊंट रहते थे और पैदल चलने वाले लोग। बाजीराव का सैन्य दल जो था वो एक्सक्लूसिवली कैवलरी पे था, घोड़ों के साथ दौड़ने वाला ये रहता था। हर एक घोड़े वाले के पास साथ में और एक घोड़ा खाली रहता था। एक घोड़ा जख्मी हो गया, जाया हो गया, या एक दूसरे घोड़े के ऊपर कुछ सामान लादना है, उसके लिए 2 घोड़ा है। और ऐसे 5,000 घोड़े लेके बाजीराव घूमता था। बाजीराव जो वहां से उसको झुकान दी थी, उसने ये किया। बाजीराव दूसरे रास्ते से जो गया वो सीधे दिल्ली दरवाजे के ऊपर जाके खड़ा हो गया और वहां से उसने बादशाह को बोला कि हम दिल्ली के सामने खड़े हैं, खंडनी भेजो या पूरी दिल्ली जला कर डालेंगे। बादशाह ने लाल किला का दरवाजा बंद कर लिया, कश्मीरी गेट बंद कर लिया, लाल किले में खुद को बंद कर दिया और पहले बोला वो मरगट्टम को पहले पैसे दे दो और उनको जाने दो। मुसलमानी सल्तनत को मराठी ताकत कितनी बढ़ गई है उसका अंदाजा पहले वहां आया। और उसके बाद 1726 से लेके 1802 तक दिल्ली के लाल किले के ऊपर चांद तारे के साथ मराठी भगवा खड़ा रहता था। 17 से 40 के बाद तो बादशाह किसको करना है, वजीर किसको करना है, ये पूना में तय होता था। ये पूना में तय होता था। 1700 बाजीराव ने पालखेड़ की लड़ाई जो निजाम के साथ लड़ी है, वो लड़ाई सर्वोत्कृष्ट लड़ाई करके मानी जाती है। आज भी आप इंडिया में अगर अफसर बनने के लिए जाते हो या अमेरिकन स्कूल ऑफ वॉरफेयर में चले जाते हो तो यहाँ ये लड़ाई एन आइडियल वॉरफेयर में सिखाई जाती है। पूरा इंडिया में ऐसा एक 200 फीट बाय 200 फीट का मॉडल तैयार करके रखा हुआ है और वहां मराठे कहाँ थे, निजाम कहाँ था, मराठे कहाँ से आए, वो मॉडल के ऊपर आपको दिखाया जाता है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट आइडियलिक बैटल ऑफ ब्लिट्जक्रीग, कि जहां बाजीराव ने केवल 8,000 की सेना लेके करीब करीब 80,000 सेना को परास्त कर दिया था और उसके बाद अगले 15 साल तक निजाम कुछ नहीं कर पाया था। बाजीराव ने कई लड़ाइयां लड़ी, उसमें पालखेड़ की लड़ाई है, बंगश खान की लड़ाई है, हैदर अली की लड़ाई है। सबसे बाजीराव ने, जैसे बाजीराव यहां उत्तर हिंदुस्तान का कारोबार करता था, यहां साउथ में नीचे अंग्रेज और पोर्तुगीज हर बार आम आदमी को सता रहे थे। इसके लिए बाजीराव ने अपने छोटे भाई को, चिमाजी आपा को भेजा, कोंकण एरिया में भेजा और उसको बोला तू कोंकण एरिया से पोर्तुगीज को हटा दे। उसमें मराठों ने पूरा कोंकण एरिया इंग्रज और पोर्तुगीज से ले लिया। वसई, जिसको बेसिन बोलते थे, आज हम लोग वसई बोलते हैं। वसई का किला जो एक तरफ से जो लैंड है और 3 तरफ से पानी है, वो किले के ऊपर बड़ी लड़ाई हुई जिसमें मराठों ने, अब पोर्तुगीज लोगों को लगता था कि अंग्रेज बंबई से आएंगे और अपने को मदद करेंगे,
एक पायगुड़े करके, मानाजी पायगुड़े करके सरदार है, इसने चिमाजी आपा ने उसको भेजा कि किले में जा और वॉइस रॉय को बोल कि भाई किला खाली होना चाहिए, नहीं तो सबको मार डालेंगे। वो अंदर गया, वॉइस रॉय ने आधा घंटा, वॉइस रॉय उसके सामने आया ही नहीं। जब आया तब मानाजी पायगुड़े ने उसको बताया कि मैं ये जो लगा रहा हूं ना, ये शो का नहीं है, ये जब बाहर निकलता हूं तो कम से कम 5 आदमी का रक्त पिए बिना उसको अंदर नहीं डाल सकता हूं। आधे घंटे के अंदर किला खाली होना चाहिए, नहीं तो सबको मार डालेंगे। ये जो था मराठों का ताकत इतना बढ़ गया था। और ये काम जो है ये बाजीराव ने किया। मराठी साम्राज्य कितना बड़ा, जो साम्राज्य केवल एक पूना जिला भी नहीं है, आधा पूना जिला शिवाजी के हाथ में था और कोंकण का थोड़ा सा एरिया ये शिवाजी के हाथ में था। 1680 में वो 1725 में दिल्ली तक पहुंचा था, 1730 को वो लाहौर तक पहुंचा था, 1735 को वो खैबर खींड में पहुंचा था। मराठास आर द ओनली पीपल इन द एंटायर इंडिया हु रीच्ड राइट अप टू खैबर। नॉट इवन रंजीत सिंह जो लाहौर में था वो भी कंदाहार पहुंच नहीं गया, खैबर खींड तक पहुंच नहीं गया। मराठास वेर द ओनली पीपल हु वेंट अप टू दैट। उसके बाद 1761 तक यहां के जितने भी राजा थे, जितने भी महाराणे थे, जितने भी जागीरदार थे, वो सब बोलते थे कि ये मेरा है, मैं मेरे लिए लड़ूंगा। मराठास वेर द ओनली पीपल कि जो लड़े एक राष्ट्र के लिए। जब 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली के ऊपर हमला बोल दिया, तब मराठों को ये सहज साध्य था कि भाई दिल्ली का जो होना है वो होने दो, हमको उससे कुछ लेना देना है नहीं, हम पूना में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं। लेकिन मराठों ने एक तत्व ये किया था कि ये देश मेरा है, यहां का जो भी होगा हम यहां के लोग करेंगे, यहां का जो भले राजपूत हो, यहां का हिंदू हो, यहां का सिख हो, यहां का मुसलमान हो, हम देखेंगे, आप बीच में नहीं आना, आप परदेसी। ये तत्व के लिए मराठे लड़ाई के लिए लड़े रहे और 1761 में पानीपत में हारे। ऐसा कहा जाता है कि 1.5 लाख मराठे उसमें मारे गए, लेकिन केवल 10 सालों में 10 फरवरी 1771 को दिल्ली वापस मराठों के हाथ में थी। अंग्रेज सेनानी ने लिख के रखा है कि हमने हिंदुस्तान बाकी किसी से लड़के नहीं लिया, हमने लड़ाई मराठों से की और हिंदुस्तान हमने उनसे जीता है। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। प्लासी की लड़ाई कितना समय चली? 27 मिनट की लड़ाई है। 40 सैनिक भी मारे नहीं गए और पूरा बंगाल प्रांत अंग्रेजों के हाथ में आ गया। वैसे मराठों के हाथ में जितना एरिया था वो अंग्रेजों को लड़ के लेना पड़ा, क्योंकि मराठे एक शिवाजी ने उनको जो एक आचार दिया था, शिवाजी ने उनको जो विचार दिया था, वो विचार लेके आखिर तक लड़े और 18 से 18 में पास हो गए। ये करने वाला, इसकी शुरुआत करने वाला जो था ये बाजीराव पेशवा था, और इसके लिए उसको याद रखना चाहिए कि इसने एक साम्राज्य की नींव डाली, इसके लिए उसको याद रखना चाहिए। 27 अप्रैल 1740 को बाजीराव पेशवा की छावनी यहां पड़ी थी। वो दिल्ली की तरफ जा रहे थे। शरीर में भयंकर उष्णता पैदा हो गई थी, ज्वर आया था। वो ज्वर को शांत करने के लिए सामने वाले पानी में उन्होंने छलांग लगाई, ऊपर आए, लेकिन फिर वो ज्वर और बढ़ते गया और उसी में उसका देहांत हो गया। उसके बाद उनके बड़े बेटे नाना साहब पेशवा को पेशवाई का पद दिया गया। उसने अपने पिताजी का आधा काम जो था वो पूर्ण किया और मराठी साम्राज्य लाहौर तक लेके गए। धन्यवाद आप लोगों से, इसके लिए धन्यवाद कि मुझे यहाँ आना ही था।
इसके लिए ओंकारेश्वर छोड़ के आप मेरे साथ यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और पर्टिकुलरली ईश्वर भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद।